नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खुला आकाश में। आपके साथ मैं हूँ ऋचा। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, खुला आकाश एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको उन सारे विषयों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है, खासकर महिलाओं के लिए। इसीलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में महिलाएं बहुत चिंतित रहती हैं, किसी से बात नहीं करती और सही जानकारी ना होने के कारण गलत डिसीजन ले लेती हैं। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं सुरक्षित गर्भ निरोध के बारे में। सुरक्षित गर्भ निरोध यानी कि जो महिलाएं मां नहीं बनना चाहती या बच्चों के जन्म के अंतराल में वो कुछ डिफरेंस रखना चाहती हैं, ऐसी महिलाएं सुरक्षित गर्भ निरोध के बारे में सोचती हैं, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे सवाल उनके मन में होते हैं। तो आज इस कार्यक्रम के जरिए हम उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट मौजूद है जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए अपने खास मेहमान के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर रानो सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आप पीएमसीएच पटना के ओबीजी विभाग में कंसल्टेंट डॉक्टर हैं। डॉक्टर रानो ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज जेएसआर से एमबीबीएस किया और इसके बाद आपकी पेशेवर यात्रा शुरू हो गई। पीएमसीएच पटना से इंटर्नशिप और हाउसमैनशिप करने के बाद 1990 में बिहार सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल हो गई। आपने पीएमसीएच पटना से ओबीजी में पीजी किया। पीजी करने के बाद 11 वर्षों तक पीएमसीएच पटना के ओबीजी विभाग में सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम किया। साथ ही पीएमसीएच पटना के ओबीजी विभाग में आरसीएच प्रभारी का प्रभार संभाला। डॉक्टर रानो सिंह मातृ स्वास्थ्य, व्यापक गर्भपात देखभाल, गर्भ निरोधक की शाखा को बहुत सफलतापूर्वक चला रही हैं। डॉक्टर रानो सिंह वर्तमान में इम्प्लानन की राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर हैं। विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में आपके द्वारा 2500 मामले और 10 टीओटी दिए गए हैं। आपने 3 आयामी तरीकों से मातृ स्वास्थ्य की सेवा की है। डॉक्टर रानो पुराने भारतीय गाने सुनना और खूबसूरत जगहों की यात्रा करना पसंद करती हैं। तो आइए दर्शकों मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रानो सिंह, जो कि कार्यरत हैं पीएमसीएच पटना में और इनका 35 सालों से ज़्यादा का लंबा अनुभव है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। जिस तरीके से मैंने आज बताया कि आज हम बात कर रहे हैं कि सुरक्षित गर्भ निरोध क्या है, तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि सुरक्षित जो गर्भ निरोध है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, सुरक्षित गर्भ निरोधक हम लोगों ने, सरकार ने जो अपना बास्केट बनाया है और उसमें जो गर्भ निरोधक डाले हैं वो करीब करीब सभी सुरक्षित हैं, लेकिन ये बहुत सारी स्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे महिला की स्थिति क्या है, उससे पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, इन सबों को देखते हुए हम उनको गर्भ निरोधक देते हैं जो उनके लिए उपयुक्त होता है। हो सकता है कि जो किसी एक महिला के लिए उपयुक्त हो वो दूसरी महिला के लिए नहीं हो, ये उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। तो हम जानना चाहेंगे कि जो सुरक्षित जो गर्भ निरोध जिसने आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वो क्या है। तो सुरक्षित गर्भ निरोध को लेकर बहुत सारी गोलियां आती हैं, बहुत सारे पिल्स आते हैं, तो ये कब और कैसे लिया जाता है? देखिए, सबसे पहले आप गवर्नमेंट के बास्केट के बारे में जानिए। गवर्नमेंट के मतलब बास्केट से मेरा मतलब है कि उसकी एक खुशियों की टोकरी है जो 2016 के पहले जो हमारे पास थी, उसमें स्थायी और अस्थायी उपाय को हम लोग लेते हैं। तो अस्थायी विधियां जो थी, जिसमें महिला जब तक चाहे अपना गर्भ नहीं धारण कर सकती थी या 2 बच्चों के बीच में जो समुचित अंतराल है जिसे हम 3 साल का मानते हैं उसको रख सकती थी, तो उस हिसाब से उनके पास पहले निरोध था जिसको हम कंडोम कहते हैं। आईयूसीडी में कॉपर T380A था और इसके साथ साथ माला एन के नाम से जाने वाली गर्भ निरोधक गोली थी। लेकिन सरकार यहीं पर नहीं रुकी, उसका जो 2016 का समिट हुआ उसमें इनका ये खुशियों की टोकरी या बास्केट एक्सटेंडेड बास्केट्स ऑफ कंट्रासेप्शन के नाम से आया। और उसमें उन्होंने 3 अस्थायी उपाय और डाले, जिसमें एक जिसे आप इंजेक्शन कहते हैं और सरकार ने उसे अंतरा का नाम दिया है। दूसरा एक छाया है जो नॉन हार्मोनल गोली है और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है,
तीसरा एक पीओपी आया है जो कि प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है, जो कि डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद से ही हम दे सकते हैं। जी। ये सारी चीज़ें इस बास्केट में डाली गई और अभी तो एक गवर्नमेंट का पायलट प्रोजेक्ट आया है जिसमें इम्प्लेनॉन है, उसको भी हम इस गवर्नमेंट के एक्सटेंडेड बास्केट्स में डालेंगे। तो ये हुई अस्थायी विधियाँ। और स्थायी विधियों में तो जमाने से हमारे पास महिलाओं के लिए वंध्याकरण और पुरुषों के लिए नसबंदी की सुविधा उपलब्ध है। जो महिला या पुरुष नहीं चाहते हैं कि अब उनका परिवार और आगे बढ़े और वो उन्होंने ये तय कर लिया है कि अस्थायी रूप से मैं अपना परिवार नियोजन करूँगा, तो उसमें हम लोग ये उनको बताते हैं। बिल्कुल, तो अभी आपने इम्प्लेनॉन के बारे में बताया कि एक डिवाइस आई है, नई डिवाइस आई है और सरकार का भी एक पायलट प्रोजेक्ट है, तो मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या है। देखिए, ये इम्प्लेनॉन जो है एक छोटी जो माचिस की तीली होती है उसके आकार का एक रॉड का बना हुआ आया है, लेकिन इसको जिसको मतलब नॉन डोमिनेंट हैंड, जिस हाथ से महिला अपना काम नहीं करती है उस हाथ में अपर आर्म में लगाते हैं। इसके लिए एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है डॉक्टरों को। जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं वही इसको लगा सकते हैं और अभी तो सिर्फ 10 स्टेट में से 2-2 डॉक्टरों को चुना गया है और उनको नेशनल मास्टर ट्रेनर बनाया गया है, जिसमें एक मैं भी हूँ। और हमने अभी तक 2500 इम्प्लेनॉन बिहार में लगाया है, जिसमें कि पीएमसीएच है और भागलपुर मेडिकल कॉलेज है। इसके साथ साथ एक पीएमसीएच के बगल में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है गुरु गोविंद सिंह और सदर अस्पताल है भागलपुर का। ये चारों हम लोग मिलकर 2500 इम्प्लेनॉन लगाए हैं और देख रहे हैं कि इसकी सुग्राहिकता बढ़ी है, इसके क्लाइंट बढ़े हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी भी महिला को लगाया जा सकता है। चाहे वो किशोरी हो, चाहे वो स्तनपान करा रही हो या वो स्तनपान ना करा रही हो, या वो गंभीर रोगों से ग्रसित हो, जैसे उसको मधुमेह की बीमारी हो, या मान लीजिए ब्लड प्रेशर की बीमारी है या और किसी तरह की बीमारियां हैं, तो उस सब में इसको लगाया जा सकता है। और इसको जैसे ही 3 साल के लिए प्रभावी है और जैसे ही 3 साल होता है महिला अगर निकालती हैं तो तुरंत उनके गर्भाधान की जो क्षमता है वो वापस आती है। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल, तो जब भी हम देखते हैं कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसको लेकर थोड़ा महिलाएं चिंतित रहती हैं और एक डर भी उनमें होता है कि क्या ये नया डिवाइस काम करेगा। तो मैं जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बताइए कि ये डिवाइस कितना ज़्यादा प्रभावी है, अगर हम मुकाबला करें कॉपर्टी या जो भी पुराने हमारे बहुत सारे तरीके हैं उसके मुकाबले ये कितना ज़्यादा प्रभावी है। देखिए, अभी इसके प्रभाव के बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ 9 महीने से ये लगाना शुरू किया और 2500 लोगों में हम लोग लगा चुके हैं। ये आगे बताएंगे हम कि लेकिन अभी जितना हम लोग लगा चुके हैं उसमें कोई विशेष असुविधा नहीं हो रही है महिलाओं को। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो मासिक धर्म की अनियमितता होती है, किसी किसी महिला में सिर दर्द की शिकायत होती है, किसी में अत्यधिक रक्तस्राव की शिकायत देखने को मिलता है और वजन में नगण्य परिवर्तन होता है। अभी तक तो लग रहा है कि ये बहुत अच्छा डिवाइस है और आगे हमारे एक्सटेंडेड बास्केट में सरकार इसको डालने जा रही है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सरकार भी लगातार ये कोशिश कर रही है और लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है कि अगर वो अपना फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो वो इन तरीक़ों का उपयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो भी आपने बताया कि बहुत सारे सरकार प्रोजेक्ट लेकर आई है वंध्यकरण को लेकर, तो क्या ये सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है और क्या ये बिल्कुल फ्री है? क्या वंध्याकरण? जी, वंध्याकरण सभी पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है। और वहाँ से लेके आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चले जाएं, रेफरल हॉस्पिटल चले जाएं या मेडिकल कॉलेजेस चले जाएं, सभी जगहों पर वंध्याकरण और पुरुष नसबंदी की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है और प्रशिक्षित डॉक्टर हैं वहाँ पे और उसका दिन भी निर्धारित है कि किस दिन, किसी भी दिन वो जाएंगे तो उनका वंध्याकरण या नसबंदी हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार इसके लिए काफ़ी प्रोत्साहित भी कर रही है उनको। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि ये सभी सरकारी अस्पतालों में और साथ ही साथ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर भी ये सुविधा उपलब्ध है और बिल्कुल फ्री है और सरकार भी लगातार ये कोशिश कर रही है, लगातार
लगातार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो इसके तरफ आगे बढ़े। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम गर्भ निरोधक के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जिसके बारे में शायद लोग नहीं जानते। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके लेने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। देखिए, गर्भ निरोधक जो हमारे पास है जी। उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हमें अपनी प्रजनन क्षमता, हमारी प्रजनन क्षमता स्वचालित होती है। अगर मान लीजिए किसी महिला की शादी अर्ली एज में हो गई जी। तो कम से कम 20 साल की उम्र होनी चाहिए उनकी जिसमें कि वो गर्भाधान करें, तो उसमें ये मदद करता है। सही उम्र में बच्चा होगा। दूसरा, हम जब चाहेंगे तब बच्चा होगा, जी। हम नहीं चाहेंगे तो बच्चा नहीं होगा। दो बच्चों के बीच समुचित अंतराल होगा जिसके कारण बच्चों का भौतिक विकास, बिल्कुल। फिजिकल ये एजुकेशन उनका अच्छा होगा, उनका पोषण अच्छा होगा और हम नई पीढ़ी की स्वस्थ नींव रख सकेंगे। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया और मुझे लगता है कि जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को आज देख रहे होंगे उन्हें भी बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी कि क्या कुछ फ़ायदे भी हैं जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने बताया कि किस तरीके से जो तमाम जो विधियां हैं वो तमाम अस्पतालों में उपलब्ध है और बिल्कुल फ्री है। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अगर जो महिलाएं गर्भ निरोधक अगर पिल्स लेती हैं, बर्थ कंट्रोल्स पिल्स भी जैसे हम कहते हैं, बहुत सारे पिल्स मार्केट में भी उपलब्ध हैं, तो क्या इसके लेने के दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि WHO जो है वो हमें एक व्हील दिया है जिसमें कि जिससे हम ये जानते हैं कि अमुक महिला के लिए क्या सही है। बिल्कुल। हो सकता है कि किसी महिला के लिए ओरल पिल्स अच्छा नहीं हो, वो ब्लड प्रेशर के मरीज हों बिल्कुल। तो बढ़ जाएगा। उनको माइग्रेन हो ऑरा के साथ तो उसमें भी उनको नहीं देना चाहिए। तो 4 कैटेगरी की महिलाएं होती हैं। कैटेगरी 1 जो कि एकदम ही कोई रोग नहीं है। कैटेगरी 2 जिसमें कि वो माइल्ड रोग से ग्रसित हैं। तो कैटेगरी 1 और 2 में करीब करीब सारे जो हमारे विकल्प हैं उनके लिए खुले हुए हैं। कैटेगरी 3 में है जो गंभीर रोगों से ग्रसित हैं, उनके लिए उसी व्हील से हम लोग डिसाइड करते हैं कि अमुक महिला को क्या दिया जा सकता है। और कैटेगरी 4 में ऐसा है कि नहीं देना है, कुछ जो है सो नहीं देना है, तो उसमें हम लोग नहीं देते। तो बिल्कुल ये उनके जो है तमाम जो उनकी स्थिति है उस पर ये निर्भर करते हैं कि कौन सी महिला की क्या जो स्वास्थ्य कंडीशन है वो क्या है और उसके अनुसार आप रेकमेंड करते हैं। बहुत बार हमने ये देखा है कि महिलाएं आराम से दुकान जाती है, किसी भी मेडिकल स्टोर में जाती हैं, वो बहुत ही आराम से कोई भी पिल्स ले लेती हैं या फिर हम जैसे आपातकालीन गर्भ निरोधक कहते हैं वो भी बहुत आसानी से ले लेती है, उन्हें मिल भी जाता है। तो आप इसे कितना ज़्यादा खतरनाक मानती हैं एक महिला के लिए? देखिए, कभी भी महिला जो गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर रही है उसको प्रशिक्षित डॉक्टर या हमारे स्वास्थ्य केंद्र में जाकर ही करना चाहिए, जिससे कि उनको कम से कम कॉम्प्लिकेशन या अगर उनमें कोई जोखिम है तो ये पता चले कि उनके लिए कौन सा गर्भ निरोधक उपयुक्त है। इसलिए खुद से तो नहीं लेना चाहिए, हरदम किसी भी प्रशिक्षित डॉक्टर से या PHC से मिलके डॉक्टर से लेना चाहिए। आप अभी तुरंत आपातकालीन गर्भ निरोधक की बात मेरा अगला भी सवाल यही था कि आपातकालीन जो गर्भ निरोधक होता है वो क्या होता है? देखिए, आपातकालीन आप खुद कह रही हैं आपातकालीन, तो लेकिन लोगों के मन में ऐसा नहीं है। आपातकालीन गर्भ निरोधक को भी वो जो नॉर्मल हमारा कॉन्ट्रासेप्शन के लिए विधियां हैं उसको उसमें ही लाते हैं, ऐसा नहीं। आपातकालीन मीन्स आपातकालीन, इसका मतलब है कि जब भी असुरक्षित यौन संबंध होता है उसके 72 घंटे के अंदर अगर हम ये गोली दे दें तो उसमें गर्भाधान की समस्या, गर्भाधान का जो संभावना होता है वो करीब करीब नगण्य होता है। बिल्कुल। अगर हम नहीं लें तो और अगर हम लें तो इसलिए आपातकालीन मीन्स आपातकालीन और उसको 72 घंटे के अंदर लेना है। सरकार ने अपनी टोकरी में इसे डाला है और 1.5 मिलीग्राम का एक ही टैबलेट लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल हम लोग कहते हैं वो दे दीजिए, लेकिन सुबह से शीघ्रम। अगर मान लीजिए कि 6 घंटे के बाद ही आप ले लेते हैं तो उसकी सुग्राहिकता ज़्यादा होगी, लेकिन 72 घंटे के अंदर लेने से भी इसका बहुत अच्छा ये रहता है। और एक बात और आप जान लीजिए कि आपातकालीन को हरदम आपातकालीन रखिए। दूसरा, अगर इसके लेने के बाद कोई महिला कंसीव भी कर जाती है तो उसके बच्चे में किसी भी तरह का कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी होने की संभावना नहीं रहती है।
और अगर आपको एक बात और बता दें दर्शकों को कि 72 घंटे के अंदर तो हम लोग ये टैबलेट देते हैं, लेकिन अगर 5 दिन भी हो गया है, 5 दिन के अंदर अगर हम लोग IUCD लगा दें तो भी गर्भाधान नहीं होगा, उसको भी हम लोग इमरजेंसी कंट्रासेप्शन में रखते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से जो आपातकालीन गर्भ निरोधक जिसे हम कहते हैं उसे आप 72 घंटे के भीतर ले सकते हैं। और अगर वो गोली लेने के बाद भी अगर कोई महिला कंसीव कर जाती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं कंसीव करती हैं और उसके बाद वो 9 महीने बहुत ही ज़्यादा चिंता अवसाद में बिताती हैं कि क्या इसका कोई दुष्प्रभाव उनके बच्चे पर पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से मैम ने बताया कि इसका कोई भी दुष्प्रभाव आपके बच्चे पर नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। तो दर्शकों, यहाँ पर सुरक्षित गर्भ निरोध के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो आइए हम इस सेगमेंट के द्वारा जानते हैं। गर्भ निरोधक या जन्म नियंत्रण गर्भावस्था को रोकने के लिए किया जाने वाला तरीका है। इसमें दवाओं, उपकरणों या सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। गर्भ निरोधक के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ अस्थायी और कुछ स्थायी होते हैं, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, अंतर्गर्भाशयी उपकरण, पुरुष नसबंदी या ट्यूबर स्टेरिलाइजेशन, योनि की रिंग, कॉन्डोम। गर्भ निरोधक की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है और निर्देशों का कितना बारीकी से पालन किया जाता है। उम्र बढ़ने के साथ, बच्चे होने के बाद या यौन जीवन में किसी भी तरह का बदलाव आने पर अपने द्वारा प्रयुक्त गर्भ निरोध के प्रकार को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। प्रजनन क्षमता आमतौर पर 37 वर्ष की आयु के आसपास कम होने लगती है। हालांकि अनियोजित गर्भावस्था को रोकने के लिए इस समय के बाद भी गर्भ निरोधक का उपयोग करना चाहिए। अधिकांश महिलाएं 55 वर्ष की आयु तक रजोनिवृत्ति तक पहुंच जाती हैं और आमतौर पर उन्हें इस समय के आसपास गर्भ निरोधक का उपयोग बंद करने की सलाह दी जाती है। तो मैम, हमने देखा कि सुरक्षित गर्भ निरोध के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें कौन सा तरीका आप इसे बेस्ट मानती हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो तरीका मेरे लिए बेस्ट होगा ज़रूरी नहीं है दूसरी महिला के लिए भी बेस्ट हो। ये उनकी स्थिति पर निर्भर करती है, उनकी मानसिक स्थिति, उनका जो सामाजिक माहौल है उस पे, और इसके अलावा उनकी जो उनको अगर किसी तरह की कोई बीमारी है उस पे, उसी पे हम ये निर्धारित करते हैं कि अमुक महिला के लिए क्या गर्भ निरोधक ज़्यादा अच्छा है, तो उसी हिसाब से हम उनको देते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए, जैसा मैंने बताया कि हमारे बास्केट में निरोध है, तो निरोध का ये पुरुषों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम सिर्फ गर्भाधान को रोकना नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां ऐसी आ गई हैं जिससे बचना बहुत ज़रूरी है, और सुरक्षित यौन संबंध में के लिए इनको हम डुअल प्रोटेक्शन कहते हैं। एक तो आपको ये सुरक्षा देगा, गर्भाधान नहीं होने देगा, दूसरा इस तरह की बीमारियों से बचाएगा। यानी कि जो यौन संचारित रोग रहते हैं उससे हमें पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है। उससे पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके बाद अभी हमारी टोकरी में जो आपने इंजेक्शन की बात की, जिसे हम अंतरा कहते हैं, जिसमें मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है, ये बहुत ही प्रचलित विधि हो गई है। अभी महिलाएं इसे पसंद कर रही हैं। हर 3 महीने में हम इसको देते हैं और 3 महीने में महिलाएं लेती रहती हैं। इसमें इनका गर्भाधान रुका रहता है, कोई विशेष परेशानी भी नहीं होती है। कभी कभी थोड़ा ब्लीडिंग कम होना, थोड़ा ज़्यादा होना, या मान लीजिए कि किसी में एमिनोरिया हो जाना या सिर दर्द होना, थोड़ा बहुत वजन में नगण्य, ये सब देखा गया है। लेकिन ये ऐसी कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। बस एक ही चिंता का विषय ये है कि जो महिलाएं गर्भाधान तुरंत करना चाहती हैं उसके लिए ये उपयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि जब ये छोड़ती हैं तो उससे 6 से 7 महीने के बाद ही उनमें गर्भाधान की संभावना बनती है। तो ये हमारा इंजेक्शन हुआ जो कि हम IM देते हैं, यानी कि मांस में देते हैं। और अभी सरकार ने सबक्यूटेनियस भी लॉन्च किया है, जो कि अभी पायलट प्रोजेक्ट में है। उसमें प्रोजेस्टेरोन का डोज, जो मैंने कहा मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन का डोज कम हो जाता है। इसके अलावा वो सबक्यूटेनियस दिया जाता है, तो
हम महिलाओं को उसमें शिक्षित भी कर पाते हैं कि आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि जब भी कोई महिला अगर गर्भ निरोध की गोलियां लेती है, बर्थ कंट्रोल पिल्स को लेती है, तो कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी या फिर बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि उनका गर्भ ठहर जाता है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? देखिए, गर्भ निरोधक गोलियां 2 तरह की होती हैं। एक जो डिलीवरी के 6 वीक्स के अंदर लिया जाता है, मैंने आपको बताया प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल है, वो थोड़ा वीक पिल है। अगर हम उसको 2 दिन भी छोड़ देंगे और फिर नहीं लेंगे तो संभावना बनती है कि गर्भाधान हो जाए। लेकिन जो बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है और उसके बाद जो हम मालायन की बात बार बार कर रहे हैं, जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मिश्रित पिल है, उसमें तो संभावना बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे, जैसे उस गोली को रोज़ 1 गोली खाना है, मासिक के 5वें दिन से 25वें दिन तक यानी 21 दिन तक लगातार खाना है, किसी भी दिन भूलना नहीं है। और अगर मान लीजिए हम किसी दिन भूल भी गए, रात की गोली अगर हम भूल गए, तो सुबह उठ के वो गोली खा लेंगे और रात की गोली फिर रात को खाएंगे। लेकिन बहुत सारी महिलाओं में एजुकेशन का अभाव है, जिसके चलते वो ये बातें समझ नहीं पाती हैं। कभी व्रत किया तो नहीं खाई, तभी गर्भाधान की संभावना होती है। लेकिन जब अगर गर्भाधान हो ही गया तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर में आया, महिला आके कहेगी कि ऐसा हुआ है, तो अब ये उनकी मानसिक स्थिति पे डिपेंड करता है कि वो गर्भपात कराना चाहती हैं, तो हम उनको सुरक्षित गर्भपात की सलाह देंगे, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर कहते हैं। उनके मेंटल, फिजिकल, सोशल वेलबींग का ख्याल करते हुए उनका गर्भपात करेंगे और साथ ही उनको PAFP यानी कि पोस्ट अबॉर्शन फैमिली प्लानिंग कुछ ना कुछ उनको कहेंगे कि आप इसको यूज़ करिए, जिससे कि आपके गर्भधारण की संभावना ना हो। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी महिला अगर ऐसी समस्या से ग्रसित होती है तो वो एक प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाए और उनसे उसका उचित सलाह ले। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस तरीके से आपने अभी भी कहा कि महिलाओं के पास शिक्षा का अभाव है या फिर गलत जानकारी, इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं तो इसको लेकर बहुत सारी जानकारी मैं कहूँगी कि लोगों के पास है जो गलत है। तो इस गलत जानकारी से कैसे हम बच सकते हैं? देखिए, गलत जानकारी अलग चीज़ है और भ्रांति अलग चीज़ है। जैसे जानकारी तो मान लीजिए जैसे वेट बढ़ जाना है, तो भ्रांतियाँ क्या है, हर चीज़ के लिए अलग अलग भ्रांति है। जैसे अगर कोई IUCD यानी कि कॉपर टी के नाम से ज़्यादा प्रचलित है ये, कोई महिला लगाई हुई है, तो बगल की महिला ने उसे कहा कि अगर तुम लगाए हुए हो तो तुमको कैंसर हो जा सकता है। अब उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि उसको कैंसर हो सकता है। ये ऐसा नहीं होता, ये एकदम भ्रांति है। या मान लीजिए किसी को कहता है, कोई कह दिया कि तुम लगाई हो, तुम्हारे पेट में चढ़ जाएगा, माथा में चला जाएगा, तो ये भी एकदम भ्रांति है। इसी तरह से हर कॉन्ट्रासेप्शन का अलग अलग भ्रांति है। जैसे इंजेक्शन लेती है तो उसके लिए महिलाओं के दिमाग में है कि हम फिर कभी माँ ही नहीं बन सकते हैं, जबकि मैंने कहा कि 7 महीने जो है तक वो माँ नहीं बनती हैं, 7-8 महीने के बाद वो आराम से माँ बन सकती हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बंध्याकरण के लिए किसी के दिमाग में है कि करा भी लेंगे तो फिर कंसीव कर जा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। कंसीव करने का चांसेस करीब नगण्य है, वो बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। तो इस तरह से भ्रांति को तो हम दूर कर सकते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम से, रेडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से, है ना, आपके कार्यक्रम में आके, और जगह जगह आशा बहनों को प्रशिक्षित करके, और जीविका बहनें जो कि बहुत जगह काम कर रही हैं, उनको सशक्त बना के हम ये कर सकते हैं कि ये भ्रांतियों को दूर करें। बिल्कुल। और सरकार की तरफ से भी मैं कहूँगी कि बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे एड्स भी आते हैं जिसे हम लगातार टीवी में देखते हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम जो प्रोजेक्ट सरकार ला रही है ताकि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों कि इसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से वो फैमिली प्लानिंग के तहत इसे ला सकती हैं। और मुझे लगता है कि जो आज का समय है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि महंगाई है और लोग बिज़ी हो गए हैं, लोग अपने करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं चाहते कि अपने फैमिली को आगे बढ़ाए। तो इसके लिए आप फैमिली प्लानिंग को कितना ज़्यादा ज़रूरी मानती हैं आज के समय की अगर हम बात करें तो? देखिए, फैमिली प्लानिंग शब्द का सबसे पहले मतलब समझना होगा। फैमिली प्लानिंग का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ परिवार को सीमित कर लिए। मान लीजिए एक बच्चा मेरा 17 साल में हो जाता है और दूसरा 18 साल में हो जाता है और उसके बाद हम बंध्याकरण करा लेते हैं, तो दिस इज़ नॉट फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि हम
पूरी तरह से जब तैयार होंगे, भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, और जी, हमारी उम्र भी होगी, मतलब कहने का मतलब है कि हम अपने प्रजनन स्वास्थ्य को स्वचालित करेंगे, जिससे कि सही उम्र पे बच्चा होगा। जी। 2 बच्चों के बीच में सही अंतराल होगा, हम जितना चाहेंगे उतना ही बच्चा होगा। तो इस तरह से चौतरफा विकास होगा। अगर ऐसा होगा तो बच्चे का पोषण अच्छा होगा, उसका एजुकेशन अच्छा होगा, और हम स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण कर पाएंगे। इसे ही हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं, और इसी रूप में हमको फैमिली प्लानिंग को देखना चाहिए। बिल्कुल, चूँकि अब हमारे पास वक्त की कमी है, तो बहुत कम समय में हम चाहेंगे कि जो महिलाएं सुरक्षित गर्भनिरोध के बारे में जानना चाहती हैं या जो इससे आगे बढ़ना चाहती हैं, तो क्या उन्हें टिप्स आप देना चाहेंगी बहुत कम समय में? देखिए, आप जो बोल रही हैं, एक सुरक्षित गर्भ निरोध जिनको चाहिए, हमारी करीब करीब बहुत सारी महिलाएं हैं जो गर्भ निरोधन करना चाहती हैं, गर्भ निरोध करना चाहती हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो कहाँ जाएं, किससे बातें करें। तब ये जगह उनको बनाना होगा, अवेयरनेस प्रोग्राम से बताना होगा कि अमुक जगह में उनको उचित अवेयरनेस दिया जाएगा, और उनका जो भी भ्रांति है दूर किया जाएगा, और उनको फैमिली प्लानिंग के लिए सही जगह मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर रानू जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी सारी अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा, और सुरक्षित गर्भ निरोध को लेकर जो भी सवाल आपके मन में होंगे, उन सारे सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे आज हमारे कार्यक्रम के द्वारा। तो दर्शकों, अगर इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सुझाव या विचार आपके मन में है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है director.dtkpatna@gmail.com। तो हमें और खुला आकाश की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये अरमान हमारे